पहली मांग यह हमारे भाई की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, और दूसरी मांग यह उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके हमारे भाई का फिर से पोस्टमार्टम हो बिहार में। हमारी सरकार से दो मांग है। अगला कदम क्या है कि हत्या के पीछे फैजल खान जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है, झूठा है। उसने कितना कुछ बोला, उसने विद्यार्थियों को छला है, विद्यार्थियों को छला है फैजल खान ने। आप 70 की बीपीएससी केस को याद कीजिए। उसने क्या कहा था, हमारे पास सबूत है, लेकिन जब मामला न्यायालय में गया, पटना हाईकोर्ट में गया, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने क्यों सबूत नहीं दिया? देखिए, जैसे सिनेमा में जो विवाह होता है वो काल्पनिक विवाह होता है, वो दिखावटी विवाह होता है, वो वास्तविक विवाह नहीं होता है। फैजल खान पर्दा के आगे दिखावटी शिक्षक है, गुंडा है, फैजल खान हत्यारा है, झूठा है। फैजल खान का एक झूठ बीपीएससी केस में जाकर के आप पलट करके देखिए। दूसरा, फैजल खान ने गोली चलवाया। 2 तारीख की जो घटना है, ये सबके सामने स्पष्ट है कि गोली किसने चलवाया है। आरोप लगाया था कोचिंग वालों पर, ये कोचिंग वाले बम चलाते हमेशा 8 से 10 राउंड गोली भी चला भी इनके कथनानुसार, और 8 से 10 बम भी फेंका गया था। सुने ना, 8 से 10 बम फेंका गया, लेकिन उसकी एफआईआर की कॉपी मुझे नहीं मिली। मैंने बहुत ढूंढा। मैं कहता हूं खान सर आप ही बता दो एफआईआर की वो कॉपी कि 8 से 10 बम फेंकने वाला व्यक्ति जो आपके सीसीटीवी में भी आया, कौन कौन था? क्या उसमें टीचर था, या आप जबरदस्ती यहां के शिक्षकों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं? अगर किसी गुंडे ने फेंका होगा तो आप उसका नाम लीजिए, लेकिन यह कहना कि मैं सस्ता पढ़ाता हूं इसीलिए जलता है कोचिंग वाला से उसे बम चला देता है, इतना पटना के टीचर में हैसियत तो नहीं है कि कोई गोली और बम चलाए वहां जाके। और इस बार का बयान, चूंकि इतना बार आपको किसी ने रोका नहीं, क्यों नहीं रोका? क्योंकि फैन फॉलोअर ज्यादा है, और लोग मानते हैं कि जिनके सब्सक्राइबर ज्यादा वो सबसे ज्यादा ईमानदार। तो बिहार में दूसरा सबसे बड़ा ईमानदार मैं हूं, क्योंकि खान सर के फॉलोअर के बाद शिक्षक में दूसरा सबसे ज्यादा फॉलोअर तो मेरा है, तो मुझे दूसरा सबसे बड़ा ईमानदार घोषित कर दो। क्या फॉलोअर तय करेगा कि आपकी ईमानदारी का प्रमाण पत्र? इन 3 जगह किसी ने नहीं रोका, क्योंकि अगर किसी ने रोकता तो उसको गालियां पड़ती। क्योंकि हमारा तो दुर्भाग्य है, हमारा देश का ही दुर्भाग्य है कि किसी को या तो हम देवता मानते हैं, न तो किसी को हैवान मानते हैं। कभी हम राम रहीम को भगवान मानते हैं, फिर उसको हैवान मानते हैं। कभी आसाराम को पहले हम भगवान मानते हैं, फिर उसको हैवान मानते हैं। उसकी गलती मिल जाएगी तो हैवान है, और नहीं तो वो देवता है। मैं कहता हूं हाथ जोड़कर इंसान को इंसान रहने दो। इंसान से गलतियां भी होती है, उसके गलती पर रोको उसे, और उसका सच्चाई में साथ दो उसे, चाहे वो कोई भी हो, अगर कुछ बदलना चाहते हो तो। यहां नहीं रोका। आज मीडिया में फिर से उन्होंने क्या बयान दिया? उस दिन लड़ाई किस चीज के लिए होता है आप जानते हैं, पटना के जो भी स्टूडेंट हैं इन सबको पता है, बैनर पोस्टर लगाने का। सबसे ज्यादा बैनर पोस्टर किसका लगता है? खान सर से ज्यादा किसी का नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य किसी के पास है भी नहीं। कोई बेचारा कोचिंग वाला 20,000 50,000 महीना कमाता है, अपना परिवार चलाता है, कोचिंग चलाता है, 5,000 प्रचार में खर्च करता है, बैनर पोस्टर लगाता है अपने सामने। लेकिन जब इनका लगता है तो पूरे मुसल्लापुर हाट का पूरा कोचिंग मंडी ढक जाता है, और यह है पोस्टर पर पोस्टर ढकने के वजह से विवाद खड़ा होता है। रोशन आनंद सर का बोर्ड ढक गया, और इन दोनों की रंजिश पहले से चली रही थी। रोशन आनंद सर के लोग गए, खान सर के बोर्ड तोड़ दिए, उनके गार्ड को पीट दिया, फिर इधर से गोलियां चली। अब जब मीडिया आ गए तो खान सर ने सोचा लड़ाई झगड़ा तो होते रहेगा, एफआईआर होते रहेगा, एक बात रख देते हैं ताकि पूरे देश में फिर से लोग शिक्षा का देवता भी फिर से मुझे माने।
हमें इंसान न माने, देवता माने। उन्होंने कहा कि 8 से 10 राउंड गोली चलते तो हम अपने आंख से देखे हैं, चारों तरफ से गोली चल रहा था। लेकिन अगले दिन के एफआईआर जो उन्होंने करवाया, क्या एफआईआर में आप हड़बड़ा के लिखे थे क्या? रात भर के बाद अगला दिन एफआईआर हुआ। तो यह मुझे जानना है कि क्या ये हड़बड़ा के तो ना लिख दिए? इसमें कहीं भी आपके ऊपर गोली चला इसका चर्चा नहीं है एफआईआर की कॉपी में। बयान तो आपने दिया था, तो वो बयान झूठा है या आपने जो एफआईआर लिखवाया वो झूठा है? अब यहां पर आप नहीं देते हैं कि मेरे ऊपर गोली चला, लेकिन अब पुलिस जब सीसीटीवी वीडियो निकालती है, वायरल होता है, वो सारी चीजें गार्ड से पूछताछ होती है, तो पता चलता है गोली आपने चलवाया था। और यहां क्या बोले उस दिन? 8 से 10 राउंड गोलियां तो चला, वो हम अपने आंखों से देखे। नोट कर लीजिए अच्छे से। इधर भी दिखाइए सर। आप भी सोशल मीडिया पे बोले थे, हम लोग भी देखे। मैं आज तक जितनी भी बात बोला हूँ साक्ष्य के साथ है, झूठ नहीं है। मैंने इसमें बोला था कि गुरुजी मैटर को समाप्त कर लीजिए, आप ही आगे आकर, क्योंकि रोशन आनंद सर जेल में थे। मैंने कहा आप दोनों की लड़ाई में छात्र को लाभ नहीं मिलेगा कभी। लेकिन उस व्यक्ति ने यहाँ क्या चाल चला सुन लीजिए। कोई रिस्पांस नहीं लिया, क्योंकि वो चाहता था इन लोगों को परेशान करना। शुक्रवार को उसका वकील भाग जाता, उसने वकील को भगा दिया। शुक्रवार को सुनवाई नहीं हुआ कोर्ट में, क्योंकि वो आदमी जानता था कि शनिवार रविवार को फिर से कोर्ट बंद है, उसको और घसीटेंगे जेल के अंदर। आज रोशन सर का जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने बताया है मीडिया को कि जेल में भी उनको भी मारने की साजिश रची जा रही थी, है ना। अब जरा सोच के देखिए, ये जानबूझ के वकील को फ्राइडे को भगाया कि शनिवार रविवार और टाइम हमको मिले, और शनिवार को ये घटना घटा इनके साथ, प्रिंस भाई के साथ। आप बताइए, अगर रोशन आनंद सर उस दिन अगर फ्राइडे को आ जाते बाहर, दोनों भाई की बात होती, हमें लगता है ये टेंशन खत्म होता, सॉल्व होता। अगर डायरेक्ट उसने हत्या नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका हाथ है, यह सबूत है इस बात के सामने। इसलिए मैं सरकार से और यहाँ के डीएम से मांग करता हूँ कि जो वहाँ पोस्टमार्टम हुआ है, मैं इसको मान्य नहीं करता हूँ। क्या पता नेपाल की पुलिस और प्रशासन और सरकार बिक गई होगी, क्योंकि यहाँ 1200 करोड़ के कंपनी का मालिक बैठा हुआ है। इस बात को जान लीजिए। इस गांव से दूर से निकलकर कोई लड़का वहां पढ़ाने गया था और उसको लगा कि ये मेरा कंपटीटर है, इसलिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। तो मैं डीएम से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि सीबीआई जांच हो और रीपोस्टमार्टम यहाँ हो। अपने बिहार में यहाँ पर इसकी रीपोस्टमार्टम होना चाहिए प्रिंस भाई का, और सीबीआई जांच हो इस केस में, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि एक परिवार उजाड़ा है, परिवार।